नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में जंगलराज की खबरों ने चुनावी माहौल को और हवा दे दी है। 24 घंटे में 9 मर्डर की घटनाओं ने सुशासन बाबू की कानून व्यवस्था पर बहुत तगड़ा तमाचा मारा है। एक के बाद एक मर्डर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े हुए ही, वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश की चुप्पी भी नहीं टूट रही। तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। उधर नीतीश कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात कही गई। तो वहीं व्यवसायी दुर्घटना मामले में मृत्यु अनुदान योजना में भी सहायता राशि को बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। लेकिन इन सभी के बीच में सवाल यह है कि आखिर ये चुनावी लॉलीपॉप से वोट बैंक पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फिर विपक्ष के क्राइम की घटनाओं को लेकर आक्रामक रवैये का जो सवाल है वो अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल सरकार के लिए पैदा कर रहा, क्योंकि विपक्ष कह रहा कि अब आखिरी समय में जब चला चली की बेला है तो सरकार यहां पर एक तरीके से मरहम लगाने या लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है। अब रोजगार देने का सवाल कहां है? सवाल तो था कि जब आपने 5 साल में या पिछले लगातार कई साल से सत्ता में थे तो कितने रोजगार दे दिए, और सुशासन का दावा करने वाले आखिर क्यों नहीं बता पा रहे कि जंगल राज का एक वक्त में जब जिक्र होता था और फिर कहा गया कि सुशासन अब आ गया है, तो अब वो सुशासन कहां है? कैबिनेट के बड़े फैसले भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने पर मुहर लगी है। राज्य में बेरोजगारी कम करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। ये ऐन समय पर, ऐन वक्त पर लिया गया और उसको लेकर विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा। लेकिन जो वारदात हो रही है, इसलिए कहा जा रहा कि कैबिनेट का फैसला तो बड़ा है। आप बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 की मंजूरी तो दे रहे, उसमें राशि बढ़ा रहे, लेकिन जो क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं उनका क्या? लेकिन कैबिनेट के जो बड़े फैसले हैं, एक नजर ग्राफिक के जरिए वो भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पर यह बड़ा ऐलान किया गया है, ना सिर्फ 5 साल में आपको कितना रोजगार मिलेगा, वेतन बढ़ोतरी में किस तरीके से रकम आवंटित किया गया है कि 3 अरब रुपया दिया गया, जिससे कि वेतन की कोई कमी नहीं होगी। जो कि कर्मचारी हैं उनको भी राहत देने की कोशिश की गई है। तो ये बड़े फैसले कैबिनेट के थे, लेकिन इसके बाद क्राइम पर सवाल है। तो पूरे बिहार में इस वक्त बवाल मचा है। बवाल इसलिए क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं। 24 घंटे में आपको आंकड़ा हमने दिखाया कि कितनी घटनाएं हुई हैं। आपको हम दिखाते हैं कि जिले कौन से हैं जहां पर इस वक्त घटनाएं हुई हैं। वकील की गोली मारकर हत्या हुई, और कहां पर? पटना में। अपने आप में सबसे पॉश एरिया राजधानी, और वहां पर इस तरीके की वारदात। मैकेनिक को गोली मारी गई है पटना में। उसके अलावा कई और घटनाएं, नवादा की घटना है, उसके साथ इसके पहले भी कई घटनाएं। सीतामढ़ी की बात करें तो चाकू मारकर किसान की यहां पर हत्या कर दी गई। कुछ बड़ी वारदातें हैं, कुछ आपसी रंजिश की बातें हैं, लेकिन वहां पर विपक्ष हमलावर है। वो कहते हैं कि अगर सुशासन है, अगर यहां पर वाकई पुलिस का इकबाल है, खौफ बना हुआ है पुलिस का, तो फिर ये छोटी या बड़ी घटनाएं कैसे हो रही? सरकार का तर्क आता है कि पहले संगठित अपराध होता था, लेकिन अब अपराध होता है, पुलिस उसमें एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। वैशाली की घटना देखिए, घर में बुलाकर यहां पर गोली मार दी गई। ये कुछ बड़ी घटनाएं या घटनाएं हैं। समस्तीपुर में भी नाबालिग की हत्या कर दी गई। बिहार को क्राइम कैपिटल या फिर कहें कि जंगल राज से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप क्या है, जरा सुनाते हैं आपको। बिल्कुल राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि 1990 से लेकर 2005 तक जब यहाँ जंगल राज था और अत्याचार, भय का माहौल था, बिहार बदनाम हो गया था, बीमार हो गया था, और आरजेडी के, कांग्रेस के लोगों को लग रहा था कि अब हमारी सरकार बनने वाली है, तो 2 दिन का 2020 का वह तांडव जो इनके लोगों ने मचाया था बिहार की राजधानी पटना से लेके गांव गली तक, खलिहान तक, वह 2 दिन इनके चरित्र को बताने के लिए काफी है कि लूट खसोट, और आज 25,000 दे दो नहीं तो कल 2 लाख लगेगा 2 दिन के बाद, यह नारा लगा था। वो किस स्तर के बयान दे सकते हैं ये सब जानता है। अपने पिताजी के राह पर वो बढ़ चुके हैं। बिहार को बर्बाद और बदनाम करने वाले लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके हम तो कहते हैं कि लगता है कि कोई अपराधी है तो प्रमाण के साथ उसके बारे में बताइए। मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि राजद के लोग ही, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो या जमीन माफिया हो,
और जितनी भी घटनाएं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजद के लोग का नाम ही क्यों आता है, उसी से जुड़े लोग ही क्यों पकड़ाते हैं। 19 लाख का क्या हुआ? तो इन लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए, लोग तो नकलची सरकार है। और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात, आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। तो अब लेकिन आप लोग तो अब पैसा नहीं पूछिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, पूछिएगा ही नहीं आप लोग। और अपराध के आंकड़े पर मैं चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव, जहां मर्जी करे बहस कर लीजिए, अपने वार्ड अध्यक्ष को भी भेज दीजिए, कोई हमको परेशानी नहीं है। बिहार की जनता यह जानती है कि अपराध होगा तो वह गुंडा जेल की सलाखों में होगा, लेकिन उसको अगर कोई सम्मानित करेगा तो वह तेजस्वी यादव ही सम्मानित कर सकते हैं। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। जी हां, तो सियासत इस वक्त परवान पर चढ़ रही है, जहां पर एक तरफ कैबिनेट का फैसला है, वहीं क्राइम है, और इस दोनों को मिलाकर पॉलिटिक्स है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। शाहान परवेज हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, बहुत स्वागत है परवेज साहब आपका। जीएम शाहीन है, जेडीयू के नेता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है शाहीन साहब आपका। और साथ में हमारे साथ एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। राजेश भारती जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। सबसे पहले परवेज साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, जिस तरीके की आक्रामकता है इस वक्त आपके नेता में, वो बिल्कुल हार्ड हिटिंग बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहां हैं, बोले तो बता क्यों नहीं रहे। ये इस वक्त तीन चीजों में घिर गया है पूरा मामला बिहार के अंदर। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम राहत दे रहे हैं, फिर से सरकार बनेगी तो बढ़िया मरहम लगाएंगे, वो चाहे नौकरी की बात हो या फिर वेतन की बात हो। दूसरी तरफ क्राइम की घटनाएं हैं, और इन दोनों को मिलाकर जमकर पॉलिटिक्स है। देखिए अतुल जी, सबसे पहली बात तो कि आज जिस त्रासदी से बिहार गुजर रहा है, इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज बिहार के अंदर ये भय का माहौल है कि हर एक व्यक्ति जब अपने घर से दफ्तर की तरफ जा रहा है तो वो लौटकर सही सलामत वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसका परिवार को भी इस बात की गारंटी नहीं है। तो ये सरकार मिनिमम जान की भी गारंटी नहीं दे पा रही है, तो इस सरकार से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इतने भयावह स्थिति होने के बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री जी का कोई ऑन कैमरा बयान नहीं आया। तो मैं इसीलिए पूछता हूं, और हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी लगातार ये सवाल पूछते हैं कि अभी भी अगर मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में रहेंगे तो बिहार कैसे चलेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस्तीफा दे दीजिए। बिहार का बेड़ा क्यों गर्क कर रहे हैं आप, बिहार के लोगों को क्यों मरवा रहे हैं आप। और आपको जब ये पता नहीं है कि इतना मर्डर हुआ, मैं निश्चित रूप से अतुल जी अभी दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का आभास ही नहीं होगा कि कितना मर्डर हुआ है। बिहार में चल क्या रहा है इस बात का आभास मुख्यमंत्री जी को है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी को लंबे समय से 2-4 उनके आगे पीछे नाचने वाले लोग उनको शेड्यूल देते हैं कि आज ये करना, आज वो करना है, और वो भी उतना ही देर कर पाते हैं। डमी की तरह दवाई खा के खड़े रहेंगे, और दवाई का टाइम जैसे एक्सपायर करेगा 4 घंटा 5 घंटा का, जब लिमिट क्रॉस करेगा तो कभी किसी का हाथ पकड़ लेंगे, कभी किसी का पैर पकड़ लेंगे, कभी मंच पे महिलाओं का शारीरिक स्पर्श करने लगेंगे। तो इस प्रकार की घटना लगातार हो रही थी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं एनडीए के लोगों से कि सत्ता की लालच में और कितना गिर हो गया। जब बिहार में खूनी खेल शुरू हो गया, यहाँ तांडव शुरू हो गया, दिन दहाड़े 1 मर्डर, 2 मर्डर, 3 मर्डर, हाई प्रोफाइल मर्डर। अब छोट भाई ये लोगों को तो पूछना ही बेकार है। उस गांव के बैठे हुए दूर दराज में मजदूर, किसान और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजदूर, उन लोगों का मर्डर और उन लोगों के साथ हो रहे रेप, लूट, हत्या, इसकी तो गिनती ही छोड़ दीजिए आप। अभी तो हाई प्रोफाइल और पॉश एरिया में मर्डर और घटनाएं हो रही है। तो सरकार को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि केवल और केवल सत्ता के लिए बिहार के लोगों को और उसकी गरिमा को आप ताक पे नहीं रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं अब आपकी जवाबदेही बनती है
और ठीक है, इतना परवेज साहब होने इसका के जवाब ले बावजूद लेता हूं। भी शाहीन अतुल जी, शाहीन साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? भाई के बावजूद भी अतुल भाई, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता आते हैं और बयान देते हैं, और वो अभी भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ठीक है। बिहार जीएम जो शाहीन है- साहब मेरी आवाज अब तक आ रही है? नहीं आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तो भाषण शुरू कर देते हैं टेलीविजन नहीं पे नहीं, कोई आने बात की। नहीं। अब आप अपनी बात आप रखिएगा आते ही सर। इनके मेरा भाषण सवाल ये है, शुरू मेरा हो सवाल जाते सुनने हैं। सर, उसके बाद अपनी बात आप और रखिएगा। भाषण को आप लोग बहुत करने बहुत की- अनुभवी व्यक्ति हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो आरजेडी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं वो आपको भाषण लग सकता है, लेकिन उनका कहना है कि बिहार में चल क्या रहा है, वो जानना चाहते हैं क्या चल रहा है। जब वो क्राइम की बात करते हैं तो वो फिर व्यक्तिगत आरोप भी लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है या फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं क्या जवाब चल दे रहा रहा है? हूँ जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी जहां तक जो घटना हुई, आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले जो बिजनेसमैन को मारा गया, विद इन 24 आवर्स उसके सभी जितने भी कातिल थे सबों को हमने गिरफ्तार किया। और हम लोग किसी सवाल से नहीं भाग रहे, और हमारा फर्ज है, हम लोग सरकार में हैं, जवाब हमें देना है और किसी ने नहीं देना। इस बात से हम लोग इनकार नहीं करते। और जो भी ये घटना हुई, कल की घटना हुई, बहुत गलत है, दुखी घटना है, जिसका हम लोग सबसे पहले जो है इसके उनके परिवार वालों के साथ हम लोग खड़े हैं, जो नहीं होना चाहे था। लेकिन ये भी बदनसीबी है, जब भी किसी को पकड़ लेते हैं तो उनके लिंक्स जो है कहीं ना कहीं इनके एमएलसी या इनके एमएलए के साथ तार जुड़े रहते हैं। एक बात। दूसरी बात जो ये भी बता रहे थे कि तबीयत खराब है, तबीयत अच्छी नहीं है, दवा ले रहे हैं। 1,17,000 केसेस इनके खाली 96 एक साल में। आंकड़े मेरे पास भी है, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। 1,17,000 केसेस इन ए सिंगल ईयर। ये जो बता रहे हैं ना, उस पर किताब में लिख रहा हूं, डार्क नाइट्स ऑफ जंगल राज। बिल्कुल हम मानते हैं कि हमें सुशासन की जहां तक बात है, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हमें इसको और ज्यादा मजबूत करना है और बिल्कुल निश्चित करना है इस चीज को कि कोई घटना नहीं होनी चाहिए। हम ये भी मानते हैं कि जो लोग पकड़े गए उनको बिल्कुल सरकार नहीं छोड़ेगी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो भी इस कत्ल में मुलव्वस होंगे, जो अभी ये वाकत हुआ, आने वाले 24 घंटे में मैं आप ही के लाइव प्रोग्राम पे, आप ही के टीवी शो पे बता देता हूं कल 4 बजे तक कि सरकार ने उनको पकड़ा कि नहीं पकड़ा। तो लेकिन अब जो ये स्टोरीज बनाते हैं कि भाई जंगल राज, ये चल क्या रहा है, अरे चल क्या रहा था ये बताइए। आपके राज में क्या चल रहा था? कितने एफआईआर इनके नेता के ऊपर लगे हुए हैं? कम से कम दामन पर देखे। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं जहां पर एक घर का खास सदस्य जो गया, जो घर उजड़ गया। मैं इस वक्त राजनीति के किसी पक्ष में नहीं हूं। मैं ये शाहीन साहब, आप कि वरिष्ठ सरकार व्यक्ति जिम्मेदार हैं, है बहुत इस बहुत चीज को नपे तुले शब्दों में आपने अपनी बात रखी। मैं एक छोटा सा सवाल सर आपसे लेना चाहता हूं कि जब मुद्दों की राजनीति की बात होती है और आप लोग लंबे समय तक, सालों से जमीनी मुद्दों के साथ राजनीति करते रहे, वहां पर जब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होने लगे, तो माने कि हाँ मुद्दों को लेकर कोई गंभीरता है? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी। मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारा देखिए, सरकार, आवाम ने सवाल पूछना है और हमने जवाब देना है, हमने करना है। हम इनकार बिल्कुल इस चीज से नहीं करते कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। और बिल्कुल हम बता रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। जो भी आदमी कानून अपना हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके साथ सख्त से सख्त सरकार जो है पेश आएगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। आप कल तक देख लीजिएगा, 24 घंटे का टाइम बता रहा हूं आपके टीवी चैनल पे। हम लोगों ने जेल में नहीं भर दिया उनको, तो फिर आप बता दीजिएगा। लेकिन बदनसीबी ये है कि जब भी हम लोग पकड़ते हैं ऐसे लोगों को, इनके तार ठीक है, ठीक है, बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि 24 घंटे का समय और उसके बाद आप ही अपनी बात रखेंगे। परवाज साहब जो बात शाहीन साहब ने कही है वो ये कह रहे हैं कि वो लोग कभी नहीं मानते कि ऐसा नहीं है कि कोई घटना नहीं हुई। वो कहते हैं कि घटना हुई तो हम एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक्शन को आधार बनाकर आप लोग बाकी चीजों पर रिएक्शन देते हैं। बहरहाल, हमारे साथ पूर्व मंत्री बिहार के जुड़ चुके हैं अजीत कुमार जी, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। एक जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद मैं राजेश भारती साहब आपके पास आऊंगा। भाई, साझा सरकार आप चला रहे, डबल प्रहार हो रहा। तेजस्वी कह रहे हैं कि असल में जो हो रहा वहां पर आप लोगों को अब मरहम लगाने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे कैबिनेट से आप करोड़ों रोजगार की बात करें या फिर जो क्राइम की घटनाएं हो रही हैं उस पर मरहम लगाएं। ये मुझसे पूछा गया क्या? अजीत जी, आपसे सवाल है। देखा जाए, बिहार का विपक्ष जो है ये विपक्ष है। ये लोकतंत्र में विपक्ष का अहम भूमिका
अपनी भूमिका निभाने के बजाय सरकार पर प्रहार में आपराधिक घटना घटित हुई है, हो रही है। लेकिन जब अपराधी घटना करते हैं तो उस घटना पर पुलिस और सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, अपराधी को सजा मिलता है। सवाल है कि तेजस्वी जी या विपक्ष के अन्य नेता, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये इनका जो शासन काल था 15 वर्षों का, उस शासन काल में तो मुख्यमंत्री आवास से अपराध का योजना बनता था और अपराध और अपराधी वहां से डील होते थे। लेकिन कम से कम इस जनता के प्रति कमिटेड हैं। हमारे राज्य में सुशासन का राज है। हमें जो भी अपराधी हैं, छोटा हो बड़ा हो, हम राजनीतिक संरक्षण उन्हें नहीं प्रदान करते हैं। और जब भी अपराध होता है, हमारी पुलिस, हमारी सरकार पूरे गंभीरता से मामले को लेती है और हम कार्रवाई करते हैं। इन दिनों जो 2-4 हत्याएं हुई है, इस पर भी पुलिस काफी गंभीरता से कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई होगी और स्पीडी ट्रायल चलाकर वैसे अपराधियों पर हम सजा कराएंगे और अपराधी को नकेल कसने के लिए हमारी पुलिस आगे बढ़कर अब बिहार में कार्रवाई करना शुरू करती है। ठीक बात है। अजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश भारती साहब, आपने सुन लिया सभी को, बहुत अनुभवी हैं। शाहीन साहब, उन्होंने जदयू की तरफ से, सरकार की तरफ से अपनी बात रखी। पूर्व मंत्री भी हमारे साथ हैं अजीत जी, उन्होंने अपनी बात रखी। वो कह रहे हैं कि अपराध होता है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन संगठित अपराध नहीं होता, राजनीतिक उनको कोई संरक्षण नहीं होता है, पुलिस का एक्शन होता है। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जानबूझकर मुद्दे बना रहे। देखिए, अभी जो हमारे 3 पैनलिस्ट ने आरजेडी की ओर से, सरकार की ओर से जो बात जिस तरह से रखा, वैसे किसी ने ये नहीं बताया कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ही वो विषय है जिसके कारण राज्य की डिस्कवरी मानव ने किया। और इसमें आप सत्ता में बैठे हैं जी, और राजनीति में आप विपक्ष में बैठे हैं। भूमिका विपक्ष में बैठे लोगों की कम हो जाती है। क्या विपक्ष ने समाज में कानून व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए कोई अभियान चलाया? क्या सत्ता में बैठे लोगों ने समाज के लोगों के बीच जाके व्यवस्था कैसे ठीक से चले उसके लिए कोई संवाद किया? केवल पुलिस के सहारे यदि आप कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहें, अगर पूरा समाज निरपेक्ष होकर बैठा हुआ है, समाज में कहीं किसी को कोई मतलब नहीं, एक हत्या कराएगा, दूसरा कहेगा कि आपकी व्यवस्था में हत्या हो रहा है। और देखिए, लोकतंत्र में परिवर्तन, अब जो लोग बिहार की सत्ता में 15 साल बैठे रहे, आज की सरकार को जंगल राज बता रहे हैं, आज की सरकार में जो बैठे हैं उन्हें जंगल राज बता रहे हैं। तो ये बात है कि लोकतंत्र में आम आदमी, जनता को ये बात समझना पड़ेगा और समझना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि एक राजेश जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बोलिए बोलिए राजेश जी, बोलिए। तो बिहार की सत्ता में लास्ट 35 ईयर से जो है 2 परिवारों के हाथ में बिहार की सत्ता है। क्या बिहार की जनता को ये नहीं लगता कि अब समय आ गया है इन लोगों को राजनीति से किनारे किया जाए? जंगल राज यदि आपको दूर करना है तो आपको बिहार का जो वर्तमान पूरा राजनीतिक तंत्र है, वो सत्ता में बैठे लोग हों, उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को, समाज के प्रति उनके सरोकार को जनता ने क्या नहीं समझा पिछले इतने समय में? नीतीश कुमार के सरोकार और लालू का जी का और उनके परिवार का क्या सरोकार है, वो पिछले 15 वर्षों में नीतीश के साथ भी 2 बार जो है सरकार तेजस्वी ने बनाया है, उप मुख्यमंत्री रहे। तो उस दौरान कानून व्यवस्था की क्या स्थिति? बात यह है कि राजनीति, जब तक ये जो बिजनेस हो गया ना, ऑक्यूपेशन, जब तक राजनीति व्यवसाय बना रहेगा और व्यवसाय के तहत लोग राजनीति में आएंगे, तो आप पुलिस के सहारे कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। केवल क्योंकि पुलिस के सहारे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो फिर उसमें पुलिस को यह देखना पड़ता है कि ये सत्ताधारी दल के करीबी लोग हैं, तो इन पे कार्रवाई हल्की करनी है या इन पे कार्रवाई जो है तेज करनी है।
तो जब पुलिस का जिस तरह जो है पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, राजनीतिकरण हो गया है पुलिस का, उस पे प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका डाली, जहां पुलिस में जिन लोगों की नियुक्ति, अब सोचिए कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री ऑफिस से जिले के कप्तान की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री ऑफिस से होती है, और कई बार जिले के कप्तान का ट्रांसफर, ऐसी कहानी आती है कि थानेदार करा देता है, कि कुछ खास थानेदार होते हैं जो मुख्यमंत्री के या किसी मंत्री के चहेते होते हैं। बड़ी बात कर रहे हैं राजेश जी, आपने बड़ी बात कही कि असल में यहाँ पर जो कनेक्शन है वो किसी थानेदार का इतना भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री से एसएसपी का ही तबादला करा दे, या फिर बहुत सारे और गठजोड़ हैं। लेकिन जो राजनीतिक परिवर्तन की आपने बात कही, उसमें समाज को भी देखना होगा, बिहार की जनता को भी देखना होगा, क्योंकि 20 साल किसी एक परिवार की सरकार जो आरोप लगता है, या 20 साल या उसमें साझा सरकार किसी और के साथ या आरजेडी के साथ ही जदयू की, उस पर भी सवाल है। तो क्या प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं वो बदलाव के लिए बिहार तैयार है? ये भी अपने आप में गहन चिंता का विषय है, या फिर इस पर भी लोगों का फोकस पॉइंट होना चाहिए। बहुत जल्दी से प्रभात साहब एक कमेंट आपका, उसके बाद शाहीन साहब के पास जाऊं। प्रभात साहब, जो बात यहां पर है उसमें 2-3 पहलू हैं। आपकी सरकार को देखा गया, आपकी साझा सरकार जदयू के साथ रही, उसको भी लोगों ने देखा। आप कभी उन पर आरोप लगाते हो और कभी सत्ता में रहते हो तो कहते हो कि हमने अच्छा चलाया, लेकिन आज की दिशा में और आज के तारीख में जब मरहम लगाया जा रहा, जब कहा जा रहा कि नहीं हम 5 करोड़ नौकरी दे देंगे या 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, जो दावा अभी तक तेजस्वी कर रहे थे उस ट्रैक पर नीतीश बाबू चलने लगे हैं। क्या सुशासन की जड़ें कुछ कमजोर होती दिख रही हैं, इस वजह से सब करना पड़ा, जो आप लोग का आरोप भी है? देखिए, हम लोगों का आरोप नहीं है अतुल जी, बात जो है बस स्पष्ट है। हम लोगों ने नौकरी की बात कही बिहार में, हम 17 महीने सरकार में रहे, हमने नौकरियां बांटी, गांधी मैदान ऐतिहासिक गवाह है इस बात का। और उसके बाद सरकार ने नकल करने का प्रयास किया, मगर उसमें अकल की कमी रही, और जो नियुक्ति पत्र बांटा गया बाद में हमारी सरकार के बाद में, जब भाजपा से दोबारी सरकार बनी इनके साथ, तो शुरू में थोड़ा नकल करने का प्रयास किया गया, मगर वो बहुत छिया लेदर हो गया। उसके बाद कहीं नियुक्ति पत्र नहीं बांटा गया। अगर बांटा गया होगा तो शायद आपकी जानकारी में होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि उसको हम लोगों के सामने रख दिया जाए। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि वृद्ध सम्मान राशि जो है वो 400 रुपए नहीं होना चाहिए, वो 1500 रुपया होना चाहिए। तो यही सत्ता पक्ष के लोग और मुख्यमंत्री कह रहे थे पैसा कहां से लाएगा। हमने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए। हमने कहा माई बहन सम्मान योजना के नाम पे 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में देना चाहिए। मैंने कहा बेरोजगारों को भत्ता मिलना चाहिए। अगर सरकार बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, और बेरोजगारों को तत्काल भत्ता मिलना चाहिए। इन मुद्दों पर हमने चुनाव में हमने बात किया। हम 17 महीने सरकार में रहे और हमने इस तरह के मैनिफेस्टो को लागू करने का प्रयास किया। मगर चूंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनको ये सारी चीजें खटकने लगी, अच्छी नहीं लगी, वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। अब घूम फिर कर वो वही प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला 1500 रुपए वृद्धा सम्मान राशि, उन्होंने कहा 1100 रुपए। अब आप बताओ अतुल जी कि अगर 1100 रुपए किया जा सकता था तो इतने 5 साल तक क्यों नहीं किया गया? और अगर ये 500 रुपए 5 साल तक जिसका नुकसान हो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आज सरकार मानती है कि 100 यूनिट बिजली फ्री की जा सकती है तो बताओ 5 साल तक बिजली फ्री क्यों नहीं की गई? और अगर नहीं फ्री की गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर सरकार को लगता है कि बेरोजगारों को भत्ता मिलना चाहिए, युवा आयोग बनना चाहिए, तो पिछले 5 साल तक और 20 साल तक क्या कर रही थी सरकार, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी। और बात रही हमारे सहयोगी साथी जनता दल यूनाइटेड के नेता बैठे हैं यहाँ पर शाहीन साहब, वो नीतीश कुमार जी को कम से कम अतुल जी अभी मीडिया के सामने आना चाहिए। और मैंने कहा तबियत का हवाला दिया, उनके सेहत का हवाला दिया, तो शाहीन साहब आपको कश्मीर में बैठ के नहीं पता चल पाएगा कि बिहार में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार जी हमारे गांव के, हमारे जिला के हैं, हमारे नालंदा से, तो आपसे बेहतर कहीं ज्यादा हम जानते होंगे। भले आप उनके पार्टी में तरफदारी कर रहे होंगे, मगर नीतीश कुमार जी को जितना मैं जानता हूँ उतना शायद आप जानते होंगे। और नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या है ये हमसे बेहतर आप नहीं जान पाएंगे जम्मू कश्मीर में बैठ के। और बिहार के हालात पे और बिहार के मॉडल पे बात करने के लिए पटना में बैठना पड़ेगा और यहाँ गांव गांव घूमना पड़ेगा। वहाँ हवाई बातें करने के लिए जम्मू कश्मीर से चार्ट पेन डेटा लेकर बैठ जाएंगे, उससे बहस नहीं हो पाएगा। शाहीन साहब जवाब देंगे सर? भाई आपको जवाब देना है। सबकी चिंता सुनिए, मुझे इस आदमी की जिसकी उम्र अभी 15 या 20 साल होगी, मुझे नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मुझे क्या बताएगा? बिहार की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बैठ के, इन लोगों की यहाँ के हालात पे चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर से बैठ के।
नसीहत नहीं हवाई लेनी, हमें बातें और आपकी हवाई नसीहत नेता ही चाहिए। आप अपने नेता को देखिए जो अभी भी घोटाले पे नेता नहीं मिला जो बिहार में जो अदालत के रोज चक्कर लगा रहा है, जो रोज तारीख पे तारीख, अरे सुन लीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा, मेरे को पता है, मैं आपके साथ पहले भी बैठा हूं। तारीख देने आपका बीपी हाई हो जाता है, मैं आपके साथ पहले भी बैठा हूं। मेरा क्या बीपी हाई हो जाएगा? पेशेंस रखिए, ठीक है? आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोला। जो आप लोगों को सिखा रहा है, जिसने आपको ये तरबियत दी है, जिसने ये तालीम दी है, वो वहां अदालत के चक्कर में चक्कर तारीख पे तारीख लगा रहा है। आप उसको देखिए, आप हमारे उसमें मत जाइए। हमारा निजी मामला बगल में नीतीश कुमार जी के साथ हमारा रखने से नीतीश कुमार जी के आप चहीते नहीं हो जाएंगे। 20 साल से सरकार है, कुछ नहीं मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिला। तो आज कम से कम नीतीश कुमार जी का वो दावा कर रहे हैं कि मैं बहुत वो हूँ, बताएंगे आप, ठीक है? वो सब आप बंद कर दीजिए, ठीक है? आपको क्या मिला? सुन लेते हैं परवाज साहब, शाहीन साहब को सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, देश में राजनीति बहुत लोग करते हैं, बिहार में बैठकर देश की राजनीति करते हैं, वो जम्मू कश्मीर से कोई बात नहीं। शाहीन साहब प्लीज कंटिन्यू। ये बात थोड़ी बनती है। ये आदमी कैसे, कहां से आप लाते हो स्टूडियो में बिठाने? अपने नेता का क्वालिफिकेशन बता दो, मैं छोड़ दूंगा। चलिए क्वालिफिकेशन बताइए उनकी क्या है, चलिए क्या है क्वालिफिकेशन आपके नेता की, बताइए। लालू प्रसाद यादव जी करके बता रहा हूं मैं। आप जानते हो कि वो जनता दल में थे पहले? आप तो पैदा हुए थे क्या? अरे मेरे को बता रहे हो? मैं 65 साल का हो गया, मुझे राजनीति बता रहे हो? है बिहार में कितना गांव है? नहीं, तू जानता है, आप जानते हो, आप जानते भी हैं, इस बात की अहमियत है तुम्हें? आपको पता भी है कि आपकी पार्टी है कितना विधायक बताओ, तुम्हारे नेता की क्वालिफिकेशन बता दो। अरे आप अपनी क्वालिफिकेशन, आप अपनी डिग्री की बात कीजिए ना। चलिए क्वालिफिकेशन प्रधानमंत्री आपको नहीं दिख रहा है, अपने नेता का क्वालिफिकेशन, 5वीं फेल प्रधानमंत्री आपको नहीं अपने दिख रहा नेता है। का क्वालिफिकेशन अगरबत्ती दिखा रहे हैं घूम के, अपने नेता का प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना है। 5वीं फेल प्रधानमंत्री दिखता है आपको? देश की जनता पूछेंगे स्मृति ईरानी नेता का क्वालिफिकेशन बताओ, पूछेंगे स्मृति ईरानी क्वालिफिकेशन बताओ, ये मुझे बताओ। आप पूछेंगे स्मृति ईरानी क्या क्वालिफिकेशन, बात करते हो आप लोग? प्रधानमंत्री क्वालिफिकेशन, एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री कहां से आई? पता क्या डिबेट करें हम इसको, जो हिस्ट्री ने जानता हो। अच्छा ठीक है, वापस मुद्दे पर लौटते हैं भाई। देखिए, बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। क्वालिफिकेशन आप अपने नेता का बता पाएंगे, फिर आप स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री का पूछेंगे, वो मुद्दा नहीं है बिहार का, उस मुद्दे पर आप लोग चर्चा करते हैं। शाहीन साहब मैं जानना चाहता हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, आप कहीं से भी जुड़े हैं, उस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, और इस देश में जो बिहार में बैठा व्यक्ति वो भी देश की राजनीति की चर्चा करता है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले कर रहे हैं, तो ये बात परवाज साहब गलत है। मेरा सवाल शाहीन साहब आपसे ये है कि इस वक्त अगर कैबिनेट के फैसले के जरिए आपको लगता है कि पैचअप हो जाएगा या मरहम लग जाएगा, आपको नहीं लगता कि थोड़ा विलंब हो गया है? अब आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें देरी हो गई? अरे कोई ऐसा आदमी लाइए जिसको बिहार के बारे में। परवाज साहब एक मिनट, नहीं हो गया भाई, परवाज साहब एक मिनट। शाहीन साहब व्यक्तिगत नहीं भाई, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करे, हो गया। शाहीन साहब मेरा सवाल सर ये है कि अब अगर कैबिनेट फैसले ले रही है, अगर कैबिनेट ये कह रही है कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, कैबिनेट ये कह रही है कि हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को वेतन भी मिल जाए समय पर, 3 अरब उसके लिए भी दे रहे हैं, आपको लगता नहीं कि थोड़ा विलंब हो गया? आप पहले चुप कराइए। शाहीन साहब आपसे सवाल है। आई एम नॉट हियर, सुनिए मेरी बात, आई एम नॉट हियर that somebody will attack us personally. नहीं, मैं तो ये सबसे गुजारिश करता हूं सर, बिल्कुल मैं सहमत हूं, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि पर्सनल अटैक कोई ना करे भाई, और यही राजनीति में हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, इस डिबेट में भी हो रहा है। शाहीन साहब मेरा सवाल हो गया, परवाज साहब प्लीज, परवाज साहब 1 मिनट हो गया। वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं शाहीन साहब, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, थोड़ा सा सम्मान आप भी रखें प्लीज। हो गया शाहीन साहब, मेरा सवाल है, हम कट टू कट सवाल पे आएंगे। हो गया भाई, अरे भाई तो आपने भी नीतीश कुमार के लिए बहुत कुछ बोला ना, अब हो गया। परवाज साहब 1 मिनट, अरे भाई परवाज साहब अब आपस में ऐसे करेंगे तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट शाहीन साहब 1 मिनट, दोनों लोग शांत हो जाए प्लीज, दोनों लोग, आप दोनों से गुजारिश है सर, दोनों लोग शांत हो जाए। शाहीन साहब मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल तो अब सुन लीजिए, वो शांत हो गए, परवाज साहब शांत हो गए। मेरा सवाल शाहीन साहब ये है सर, मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज, मेरा सवाल ये है, अरे शाहीन साहब सुन तो लिए सवाल, अब आप बौखला गए एकदम। मेरा सवाल ये है कि अभी जो कैबिनेट का फैसला आया है, कैबिनेट के जरिए आप मरहम लगा रहे, क्या आपको नहीं लगता कि हाँ थोड़ा विलंब हो गया इसमें? विपक्ष कह रहा है कि देरी से, और हमारी मांग
आने के बाद आप लोगों को यह फैसला करना पड़ा, वो चाहे रोजगार की बात हो या वेतन की बात हो? नहीं, क्या वेतन क्या देनी, मतलब हम लोग इनके कहने पे चले। 9th पास लड़का हमें बताएगा हमें कैसे करना है। हमें 9th पास लड़के से तो नहीं पूछना है ना। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, डिग्री होल्डर बैठे, वो जानते हैं कि बिहार का भविष्य क्या है जी। हमें 9th पास आकर कोई सुनाएगा, हमें 9th पास नेता। जम्मू कश्मीर से टिकट मांग रहे थे आप, सुने चुनाव लड़ने वाले थे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में, आपको टिकट वहां नहीं मिला था। अरे भाई पहले पढ़ के आओ। हम लोग 16 जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज हम देखे आपका, हम सब जानते हैं। हम लोग जीते हारे, हमें तुम्हें जवाब नहीं देना। तुम अपना नेता को देखो, चुनाव लड़े थे जम्मू कश्मीर में। सीपीआई को देखो, वो आ रहे हैं तुम्हारे घर पे, चेक कर लो। ठीक है, चुनाव लड़े थे जम्मू कश्मीर में। परवाज साहब एक मिनट, ये भाई नहीं, एक मिनट परवाज साहब, वो लड़े थे कि नहीं लड़े थे उनका विषय है ना। व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए आप चर्चा में शामिल मत होइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैंने आपको एनफ टाइम दे दिया, ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। फिर तो आप देखिए पप्पू यादव भी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब वो सांसद पहली बार बने थे ना तो तेजस्वी पैदा भी नहीं हुए थे, और वो भी उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिर तो बहुत सारी बातें होंगी। बहरहाल उन मुद्दों से हटकर आते हैं, बहुत जल्दी से अजीत सिंह जी। अजीत जी, आपका लंबा अनुभव रहा, आप लोग सरकार में मंत्री पद पर रहे, और सरकारों में जब आप लोगों को महकमा दिया जाता है तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, और अब जब राजनीति में चुनावी दौर में पार्टी जाएगी तो वहां पर आपको फिर से सरकार बनाने के लिए या साझा सरकार में आने के लिए बहुत सारे विषयों का जवाब देना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा विषय है कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसका जवाब बीजेपी ये दे रही, जदयू दे रही कि अब संगठित अपराध नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस एक क्लॉज को आप लाकर या ये बात कहकर आप पूरे क्राइम के विषय को डाइवर्ट कर देंगे? अजीत कुमार जी। देखिए, बिहार का विपक्ष जो है कपूरसंखी बात करने में मास्टर का डिग्री हासिल किए हुए। मैं आरजेडी के प्रवक्ता या आरजेडी के जो प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपके तेजस्वी यादव 17 महीने के सरकार में आए तो बिहार के बेरोजगारों को नौकरी मिला, आप आए तो बिहार का विकास हुआ, और आप चले गए तो बिहार का विकास की गति थम गई और अपराध बढ़ गया। साहब आप बताइए, किसी भी सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, आप बहुत अच्छा सवाल है आपका। उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी वहां भूमिका थी। मुख्यमंत्री ने बिहार में बेरोजगारों को रोजगार देने का जो उनका संकल्प था, उसके तहत बेरोजगारों का रोजगार का व्यवस्था अजीत जी, मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ तकनीकी खामी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं फिर से आपके पास लौटूं, उसके पहले मैं चाहूंगा राजेश भारती जी के पास जाऊं। राजेश भारती साहब, आपने सुना, जब हम विषय पर चर्चा करना शुरू करते हैं तो कई बार व्यक्तिगत टिप्पणियां होने लगती हैं, वो चाहे बिहार के अंदर पार्टियों के अंदर हो या फिर हम मीडिया चैनल पर चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर भी। और मैंने देखा है कि आरजेडी बड़ी आक्रामक है। उसमें दो चीजें कोट करना चाहूंगा। जब सूत्र का जिक्र हुआ तो क्या बोला आरजेडी के नेता ने, तेजस्वी यादव ने, वो भी आप समझिए। आज भी उन्होंने जब बाइट दी थी तो भी कहिए कि सवाल आप पूछ नहीं पाएंगे। वो मीडिया पर भी उतने ही आक्रामक तरीके से हमला कर रहे हैं। क्या इन चीजों से लगता है कि एक जो बिहार में राजनीतिक जमीन बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उस ट्रैक पर वो आगे बढ़ गए हैं? ये बात बीजेपी भी समझ रही, जदयू भी समझ रही, या फिर वो एक रणनीति का हिस्सा है? देखिए, मैं जो है जदयू का समर्थक नहीं हूं और ना मैं आरजेडी का विरोधी हूं, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आरजेडी के ओर से जो बैठे हैं प्रवक्ता, मतलब ये बेसिक सिविक सेंस नहीं है कि असहमति के बीच में बात कैसे की जाती है। और आप बिहार के जनता के प्रतिनिधि होना चाहते हैं, सेम ऑन यू, आप पे शर्म आ रही है, और बिहार की जनता को भी शर्म आनी चाहिए कि क्या आप जैसे लोगों के हक को सत्ता दे बिहार। और ये इस तरह के मानसिकता के साथ क्या राजनीति जब होगी, जहां एक मंच पे, जहां आपके गेस्ट हैं, गेस्ट के रूप में आपने आमंत्रित किया है बात रखने के लिए, वहां उस मंच पे अपनी बात नहीं रख रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, एक की योग्यता पूछे जा रही है,
और जो है वो उसकी योग्यता पूछ रहे हैं तेजस्वी की। दोनों पक्ष इस तरह, यही भारतीय राजनीति का असली चेहरा है, असली चरित्र है कि हम एक दूसरे को जो है ऐसे ही नोचते रहेंगे, एक दूसरे के विरोध में बोलते रहेंगे और जनता कंफ्यूज रहेगी और उसी कंफ्यूजन में किसी एक को वोट कर देगी और फिर सत्ता हम बारी बारी से आपस में बांटते रहेंगे। यही चलता रहेगा। अब विकास की बात हो रही है कि 1500 रुपया आप इसको दे दीजिए, उसे के लिए 2500 रुपये दे दीजिए। पहली बात, राज्य की जो पहली जरूरत है ना वो कानून व्यवस्था है, डेवलपमेंट जो है राज्य का आधुनिक कॉन्सेप्ट है। जो स्टेट आया ना वो आया है डेवलपमेंट के लिए, नहीं स्टेट आया था व्यवस्था बना के रखने के लिए, ताकि समाज में लोग शांतिपूर्वक तरीके से सामाजिक दायरे में या सामाजिक नियमों के अधीन रह के जीवन जिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि विकास के लिए आपने कौन सा स्कीम चलाया, मोदी जी ने कौन सा स्कीम चलाया, तेजस्वी कौन से स्कीम की मांग कर रहे हैं। इस तरीके से विकास की बात करके जनता को कंफ्यूज करना, विकास राज्य की पहली जरूरत नहीं है। ये पहले तो जनता समझे, जनता भी नहीं समझने को तैयार है कि विकास जो है पहले जीवन सुरक्षित होगा, व्यवस्था कायम रहेगी, फिर विकास की बात होती है। चाहे किसी भी सरकार ने कौन सा विकास किया वो उतना मैटर ही नहीं करता। ठीक बात है परवाज साहब, अब मैं चाहूंगा कि चर्चा को हम उसी सिरे से आगे बढ़ाएं जहां से हमने शुरुआत की थी, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ना हो। मेरा सवाल सर ये है कि राजनीति में आप विपक्ष की भूमिका में हैं और आपका ये लोकतांत्रिक अधिकार है और जिम्मेदारी भी है कि आप मुद्दे उठाएं, वो चाहे क्राइम का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, वो जीवन रक्षा की बात हो, सारे मुद्दे आप उठाइए क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन जो बात राजेश भारती साहब ने कही कि लंबे समय से, दशकों से बिहार ने आपको भी देखा है, आपकी सत्ता भी देखी है, जदयू बीजेपी की सत्ता भी देखी है, आपकी और जदयू की मिलीजुली सत्ता भी देखी है। अब बदलाव की भी बात हो सकती है और उसके लिए पहल हो रही, वो चाहे पप्पू यादव की भूमिका की बात कर ले या प्रशांत किशोर की बात कर ले, खासतौर पर वो लगभग सभी पार्टियों को एक सिरे से नकार रहे हैं। क्या इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं तब बौखलाहट बढ़ गई है? अतुल जी देखिए, हम तो बहुत अच्छी बात सुने, पहली बार ऐसी राजेश जी की बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें मेरे को सुनने में आई और बहुत मजा आया सुन के। मजा इस वजह से भी आया कि अब तक इनके अनुसार कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई विकास का काम नहीं हुआ, ना सत्ता पक्ष सही है ना विपक्ष सही है। तो मैं तो मानता हूं कि राजेश जी को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदारी करना चाहिए, इनसे बेहतर आदमी तो और कहाँ मिलेगा। अभी उन्होंने दावा नहीं किया है ना परवाज भाई। नहीं, दावेदारी करना चाहिए। अगर राजनीति में विकल्प की जरूरत हो तो मैं तो स्वागत करता हूँ राजेश जी का, आप आए, आप राजनीति पार्टी बनाए, गठन करें। और ये भारत की राजनीतिक इतिहास में अतुल जी कोई पहली बार कोई एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं रहा है। अब अगर अतुल जी स्टूडियो छोड़ के चाहें कि अपनी पार्टी बना के बिहार में या पंजाब में या दिल्ली में कहीं चुनाव लड़े तो आपको कोई मना कर सकता है? या हम मना करेंगे आपको? आप स्वागत है, आप आइए, लड़िए। अब कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उनका विचारधारा क्या है और वो क्या करना चाह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक बदलाव के आंदोलन हम लोगों ने देखा है और हम पार्ट रहे अन्ना आंदोलन के। तो ये सब स्लोगन वहां अच्छा लगता था हम लोगों को। हम लोगों को लगा था कि आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग और कूद पड़े थे उसमें। और उसके बाद कितना बदलाव हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कहने में जितनी बातें अच्छी लगती है उतना करने में प्रैक्टिकल क्या होता है, नहीं होता है। ये सत्ता परिवर्तन के नाम पर या व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो आज तक भारत में होता आया उसका साक्षी सब लोग है, वो जानते हैं। मगर अब बात रही कि ओवर एंड ऑल कंक्लूड आज के डिबेट का ये है मेरा कि जिस प्रकार से बिहार में हत्या पे हत्या हो रही है जी, और उससे भय का माहौल है, पूरे बिहार के आवाम में डर का माहौल है और उसकी चिंता अतुल जी आपकी भी है, हमारी भी है। और मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे होंगे तो उनकी भी चिंता होगी, क्योंकि वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। 2 दिन पहले बीजेपी के नेता केवट साहब की हत्या हो गई पटना के अंदर। तो कहीं ना कहीं संवेदना तो हमारी भी उनके परिवार के साथ भी और जो लोग का जान जा रहा है उनके परिवार के साथ भी है। सत्ता पक्ष अगर नहीं स्वीकार कर पा रहा है 72 मर्डर 13 दिन के अंदर, 72 मर्डर ऑन रिकॉर्ड जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया है, मैं FIR की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया ने जिसको रिपोर्ट किया है 72 मर्डर 13 दिन के अंदर, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने नहीं आ पाते हैं। तो इसके बाद लगता है कहीं ना कहीं कि मुख्यमंत्री जी अचेत हो चुके हैं। और अगर बात रही सत्ता पक्ष के, हमारे बहुत विद्वान साथी बैठे हैं, JM शाहीन साहब, उन्होंने कहा कि हम तुरंत पकड़ रहे थे, मैं 24 घंटे के अंदर में रिजल्ट देके दिखाता हूं आपको। मैं अतुल जी आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कह के जा रहा हुआ
कि बिहार का सोशल इंजस्टिस रिपोर्ट देख लीजिए, इंडियन सोशल जस्टिस रिपोर्ट देखिए, 2005 से लेकर 2025 तक तो पुलिस ने तत्काल तो कार्रवाई की, मगर 80% लोगों को केसेस में सबूत के अभाव में बरी हुआ। आप स्पीडी ट्रायल बनाया, आपने स्पीडी ट्रायल का नाम दिया और आपने चार्जशीट कराने का ढिंढोरा पीटा कि मैं 90 दिन में चार्जशीट कराऊंगा। 90 दिन में चार्जशीट कराने के बाद, स्पीडी ट्रायल कराने के बाद आपने कितने प्रतिशत मुकदमों में आपने सजा दिलवाया है? सबूत के अभाव में अभियुक्त बरी हुआ है और ये 80% का आंकड़ा है बिहार का, जो अन्य राज्यों में 15 और 17 और 18 और 20% और 22%। परवाज साहब, इसका जवाब ले लूं मैं शाहीन साहब से? बिहार के अंदर 80% है, तो बताइए कि सरकार किसको बचा रही है? ठीक है। अगर सत्ता पक्ष भी, अभी गंभीर आरोप लगाया इन लोगों ने कि विजय सिन्हा जी का स्टेटमेंट, बिहार के उप मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं आरजेडी का है, विपक्ष के लोगों का है, कहीं ना कहीं कनेक्शन उन लोगों से निकल रहा है। अगर कनेक्शन विपक्ष के लोगों का है अभियुक्त में, या अभियुक्त के साथ कांट-गांठ है, उसको आपका प्रशासन कैसे बचा रहा है? सवाल तो ये भी है ना। जवाब ले लेता हूं परवाज भाई, इसका जवाब ले लेता हूं। शाहीन साहब, परवाज साहब ने बहुत आंकड़ों के साथ पूछा है कि भाई जो खामोशी है उस पर ही तो सवाल कर रहे हैं। 10 सेकंड और। अच्छा बोलिए परवाज साहब बोलिए। अगर सत्ता पक्ष यह आरोप लगा रही है कि विपक्ष के लोगों के साथ अभियुक्त का तालमेल है, तो आप बताइए कि विपक्ष, आप ये जानते हुए आपका प्रशासन विपक्ष के लोगों के इन्वॉल्वमेंट में भी कारण भी आपका प्रशासन 80% अभियुक्त को सबूत के अभाव में क्यों बरी करना पड़ रहा है? और सबूत का अभाव किस कारणों से हो रहा है? क्योंकि आपका प्रशासन डायरी बेच रहा है, यहाँ डायरी लिखने का पैसा लगता है, यहाँ आयोग खरीद लिया जाता है, और आपको ये जानकारी है कि सारा विपक्ष का लोग इन्वॉल्व है। तो ठीक है, इसका जवाब लेता हूं परवाज भाई, इसका जवाब लेता हूं। शाहीन साहब, भाई परवाज साहब का कहना है कि अगर विपक्ष के लोगों की भूमिका है तो रोका किसने प्रशासन को? वो खामोशी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि खामोश क्यों है मुख्यमंत्री, और जब घटनाएं होती हैं तो आप कहते हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं। हमारे दौर में संगठित अपराध नहीं होता है, अपराध को स्वीकार करते हैं। आप किसी भी सड़क चलते व्यक्ति को उठा के कैमरा पे बिठाएंगे तो हम लोग ये इस तरीके से बदतमीजी करेंगे। इनको बता दीजिए कि हम कौन तो हैं। हम लोग यहाँ जवाब हम आपके जैसे वो आपके दो सीनियर लोग। सर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, मेरे लिए आप सभी सम्मानित है, आप सभी को सम्मान के साथ मैंने बुलाया है। उन्होंने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब मिले तो बेहतर है। उनके साथ भी बदतमीजी कर ठीक है। अब कैसे सिफारिश पे नहीं आए हुए नेता बन के, इनको एलो कर रहे हैं? कैसे एलो कर रहे हैं? आरजेडी आपके जैसा नहीं आए हुए सिफारिश पे, कैसे एलो करते हैं इनको? ठीक है, जिनको आप हमको ज्ञान मत दीजिएगा, तरीका ना हो, जिनके नेता ने कभी इनको बड़ू और छोटू का आदर करना ना सिखाया हो। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूं भाई, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, आप टिप्पणी भी करिए, लेकिन सम्मान, एक मर्यादा जरूर होनी चाहिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए और समकक्ष के लिए भी। सिर्फ छोटे बड़े की बात नहीं है, समकक्ष के लिए भी। आप सभी सम्मानित है, सम्मानित तरीके से राजनीति करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं चाहूंगा शाहीन साहब, परवाज भाई देखिए आपसे उम्र में भी बड़े हैं, परवाज भाई उनका जवाब ले लेते हैं। आपने 3 सवाल पूछे हैं, उस सवाल का मैं जवाब लेना चाहता हूं। शाहीन साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो उन्होंने बात कही है कि खामोशी क्यों है, उसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर जो घटनाएं हो रही हैं, आप कहेंगे कि संगठित अपराध नहीं होता है, तो क्या यह जवाब हुआ? I cannot talk to this selfish person. Simple. ऐसे बदतमीज इंसान को के साथ हम बात करना पसंद नहीं करते, जिनको अपने बड़ों ने या छोटों के साथ बात करने का तमीज ना हो। छोटों को तब इसे बदतमीज इंसानों के मुंह लगना, इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे। इज्जत उम्र। शाहीन साहब फिलहाल जवाब दे दिए, परवाज भाई जवाब ले लेते हैं। शाहीन साहब सवाल आपने सुन लिया, और इनका जवाब क्यों लेंगे? ये कौन है? शाहीन साहब, अरे एक मिनट, परवाज भाई ऐसे नहीं, सवाल आपका नहीं भाई, सवाल मेरा है, क्यों नहीं जवाब लेंगे आप? वो मेरा सवाल है सर। शाहीन साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, शायद हमारे साथ वो नहीं है। अजीत जी, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, मेरी आवाज अगर स्पष्ट जा रही हो तो सीधा सा सवाल है कि अगर आप अपराध का जवाब ये कहेंगे कि नहीं, संगठित वाला रोक दिया है, बाकी अपराध हो रहे हैं, तो क्या सुशासन इसके लिए आना था? आरजेडी के साथी जिन चीजों का चर्चा किया है, ये आदरणीय लालू जी राबड़ी जी के शासनकाल का इन्होंने चर्चा किया है, जहां डायरी बेचा जाता था, जहां मुख्यमंत्री आवास। नहीं जी, मैं आज का बात कर रहा हूँ, और मैं आज की बात 5 परवाज भाई सुन लेते हैं एक एक करके, प्लीज दूसरे के बीच में मत बोलिए प्लीज। ये केवल अपने शासन काल में जो होता था उसका चर्चा किए हैं। मैं
आरजेडी के भाई से जानना चाहता हूं, भाई आप तो कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव का आंधी आदरणीय तेजस्वी जी ने लाया, तो जब तेजस्वी जी ने बिहार में नौकरी बांटा तो 1500 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन गरीबों को देने के लिए उनको किसने मना किया था? उन्होंने उस समय क्यों नहीं दिया? नंबर 1, आप बेरोजगारों का बड़ा हितैषी हैं, नौजवानों का बड़ा हितैषी हैं, तो आप 17 वर्षों में नौजवानों के लिए क्या किया? आज तो बिहार का एनडीए सरकार और मोदी जी और नीतीश जी की सरकार ने नौजवानों के लिए युवा आयोग का गठन किया है। हम असेसमेंट करा रहे हैं कि बिहार के नौजवानों को कैसे रोजी रोजगार और दशा दिशा उनका कैसे बदला जाए, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। हमें मां बहनों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कई दर्जन योजना इस राज्य में, छोटे बड़े योजना को हमने लाया है। और जहां तक अपराध पर नियंत्रण का सवाल है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के नीति पर अपराध के मुद्दे पर है। और आपको हम बता देते हैं, न इस शासन में डायरी बेचा जा रहा है, न इस शासन में कलम बेचा जा रहा है। ये सारी बातें आदरणीय लालू जी राबड़ी जी के शासन में कलम और डायरी बिका। आज सुशासन का राज है, और जो भी अपराध करेगा, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, कितने भी बड़े रसूख का आदमी हो, ये सरकार न उसको बख्शेगी। और जहां तक स्पीडी ट्रायल का बात है, आपके पास डाटा नहीं है। स्पीडी ट्रायल इस राज्य में पहली दफा जब एनडीए की सरकार बनी, आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसी समय से स्पीडी ट्रायल का कंसेप्ट इस राज्य में आया। और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर में कई ऐसी घटनाओं का हमने हमारी सरकार ने ये एविडेंस देकर और कोर्ट से सजा कराया है। इसलिए किस घटना में नहीं, आप बताइए ना, सरकार का बताना चाहिए कि किस घटनाओं में आपने सजा कराया स्पीडी ट्रायल, क्योंकि आपके सरकार का एक आंकड़ा, एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। वो आपकी सरकार का, केंद्र सरकार का आंकड़ा है। वो कहता है बिहार में कि 18% से ज्यादा कन्विक्शन रेट नहीं है। के लिए काम करने वाली सरकार है, बहन बेटियों के आबरू इज्जत को बढ़ाने वाली सरकार है। इसलिए आप ये चिंता मत करें, आप नहीं लौटने वाले हैं। देखिए, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। और शिष्टाचार जो है, हमारे जो कश्मीर के भाई, बड़े भाई ने कहा है, देखिए नेता को ही शिष्टाचार नहीं है, सूत्र को मूत्र कहते हैं। अभ्रंश पत्रकारों के बारे में अभ्रंश टिप्पणी करते, विपक्ष के सीनियर लीडर को मोदी जी ने जर्सी गाई कहा था। ये महिला का सम्मान है। तंत्र में विपक्ष भी बड़ा पार्ट है। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, ये शिष्टाचार सिखा रहे हैं बीजेपी वाले हम लोगों को। आप तो सकारात्मक भूमिका निभाते नहीं है। आप तो उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां लूट मार अपहरण। कुमारी मायावती के लिए क्या क्या शब्द नहीं बोला आप लोगों ने? कृपा करके नेताजी मुलायम सिंह जी के लिए क्या क्या नहीं बोला आप लोगों ने? ठीक है अजीत जी एक काउंटर जवाब ले लेता हूं परवाज का, उसके बाद मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। परवाज, देखिए आज की डेट में राजनीति में लोगों को मर्यादा सिखाना, मुझे लगता है कि शायद अब इस पर मैं कोई टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि वक्त वक्त में सबने वही बोला जो कि नहीं बोलना था। कभी आपकी पार्टी से, कभी किसी और की पार्टी से, सबके उदाहरण है। मेरा प्रश्न यह है कि अब सरकार चुनावी दौर में जा रही है और विपक्ष पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कुछ और नेता भी अलग पार्टियों के जरिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि हां, इस बार आरजेडी की भूमिका बड़ी होगी, क्योंकि पप्पू का कांग्रेस की बैठक में जाना, पप्पू यादव का तेजस्वी को लेकर हार्ड हिटिंग बयान देना, प्रशांत किशोर का आप लोगों को घेरना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इक्वेशन बदल सकती हैं। देखिए अतुल जी, यहाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार हार चुकी है और नीतीश कुमार जी का खटिया खड़ा हो चुका है। बिहार की जनता ने जिस प्रकार को इनको नेग्लेक्ट किया है, आप लगातार सर्वे रिपोर्ट देख रहे हैं। आप तो जाने माने पत्रकार हैं, बिहार के एक एक पल पल से आप रूबरू हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो एनडीए ये मान चुकी है कि हम अब डायरेक्ट नहीं हरा सकते। तो डायरेक्ट नहीं हरा सकते तो कभी कोशिश कर रहे हैं कि फर्जी वोटर के नाम पे वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए, तो नाम काट के कुछ लोगों का इनका वोट काट लिया जाए। उसके बाद फिर ये प्रॉक्सी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे को एक्सपेरिमेंट कराया इन्होंने, ताकि कि वोट जो है उसका पोलराइजेशन हो जाए। और ये हरियाणा में भी ये काम कर चुके हैं, महाराष्ट्र में ये काम कर चुके हैं, झारखंड में ये काम कर चुके हैं। प्रॉक्सी खड़ा करके, जहां ये डायरेक्ट नहीं लड़ पाते वहां प्रॉक्सी खड़ा करते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल ज्ञान और पॉलिटिकल समझ इतना आपके पास ही है? बिहार की धरती है, यहाँ से चाणक्य निकले, इन्होंने दुनिया को राजनीति सिखाया है, वो यहीं से उनका उदय हुआ है और वो यहीं के थे। तो चाणक्य की धरती के लोगों को आप राजनीति मत सिखाइए। आप जो अपना प्रॉक्सी खड़ा करके वोट का जो पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं, वो बिहार के लोग बढ़िया से वाकिफ को बाखूबी समझ रही है। और अभी बात रही कि मैंने कहा आंकड़ों का, अजीत जी मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ बैठ के आज कह रहा हूँ कि आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, आप एक सम्मानित टीवी चैनल पे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि आपका कन्वर्जन रेट क्या है, मैं पूछ रहा हूँ आज। मैं कह रहा हूँ कि आपकी सरकार, केंद्र सरकार का आंकड़ा, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का आंकड़ा कि बिहार में स्पीडी ट्रायल होने के बावजूद भी 80% मुकदमों में कन्विक्टेड को आपने बरी करवा दिया, और आपको कहना पड़ रहा है कोर्ट को कि सबूत के अभाव में इनको बरी करना पड़ रहा है। तो आप कोर्ट तो जस्टिस जुडिशियरी है, वो तो आपका ट्रायल करेगी, वो आपका सबूत तो इकट्ठा नहीं करेगी। सबूत तो इकट्ठा करने का काम प्रशासन का था। तो प्रशासन ने जिस प्रकार से सबूत जमा किया है, वहां कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि ये सबूत के अभाव में है। आज जितना भी मर्डर हो रहा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अतुल जी, फिर कभी आपके साथ बैठेंगे तो मैं आपको बड़ी ये बात याद दिलाऊंगा। जितना मर्डर हो रहा है, आप डेट, टाइमिंग और मर्डर का नाम नोट कर लीजिए। मैं 2 साल के बाद आपके साथ जब बैठूंगा तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि इन सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, क्योंकि 25 साल में बिहार में, 20 साल में यही हो रहा है। और अगर अजीत जी कह रहे हैं, अब देखिए ये बात आपने कही परवाज भाई, ये बात आपने कही कि 2 साल बाद आप बैठेंगे और तब भी आप कहेंगे कि इनको सत्ता में आपके रहते हुए, यानी चूंकि आप तो कह रहे हैं कि सरकार में आने वाले हैं, तो आपके रहते हुए अगर बरी कर दिया गया तो फिर तो मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ लूंगा। हाँ, आप ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप सत्ता में नहीं आएंगे और तब ये बरी हो जाएंगे तो समझ में आता। अतुल जी, जो मुकदमा का ट्रायल आज होगा, 90 दिन में चार्जशीट होगी। बात को समझिए ना, 90 दिन में चार्जशीट होगी। 90 मैं यही तो कह रहा हूं परवाज भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आप सत्ता में, जैसा आप क्लेम कर रहे हैं कि आप सत्ता में आने वाले हैं, और तब भी अगर ये मुक्त हो जाएंगे तो फिर तो आपके ऊपर सवाल उठ जाएगा ना। तो अतुल जी, मैं 90 दिन में सत्ता में नहीं आ रहा हूं। 90 दिन में चुनाव कर भाई 2 साल बाद आ जाएंगे। आपने 2 साल बोला था ना, अभी 90 दिन नहीं बोला था, पहले 2 साल बोला था आपने। हो रहा है अतुल जी, मेरी बात सुनिए, आज जो मर्डर बिहार में हो रहा है, उस मर्डर का डेट, टाइम और नाम याद रख लीजिए। परवेज भाई, मैं तो आप ही की बात को कह रहा हूं। आपने कहा कि 2 साल बाद, मैंने 2 साल कोर्ट किया, फिर आपने कहा 90 दिन, मैंने 90 दिन कह दिया। 90 दिन के अंदर ही कर देंगे ना। अच्छा, 90 दिन के अंदर ही कर देंगे। 90 दिन में आप नहीं आ रहे हैं, 2 साल बाद आप आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना 2 साल बाद तो आप आ रहे हैं ना, तो आप फिर से केस ओपन कर दीजिएगा, रीओपन कर दीजिएगा केस, निश्चित रूप से। हाँ, मैं यही तो कह रहा था कि 90 दिन में नहीं आएगा, लेकिन 2 साल बाद जब आप आएंगे सत्ता में तो आप केस रीओपन कर दीजिएगा और फिर मेरे साथ बैठिएगा, हम चर्चा करेंगे। अजीत जी, परवेज जी ने भी एक चैलेंज किया, एक चैलेंज आपने किया था, एक चैलेंज उन्होंने किया है। वो कह रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही है ना, रीओपन करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये मैं चाहता हूं आप आइएगा, आप रीओपन करिएगा केस को। 2 साल बाद हम जरूर बात करेंगे इस पे, आप भी तारीख नोट कर लीजिए। दायर होगा ना, मैं आपके दावे के साथ कर रहा हूं, चार्जशीट दायर, मैं उस दावे को भी देखूंगा सर। मैं जो ट्रायल होगा, उस ट्रायल का जो नतीजा होगा वो भी देखूंगा। आप सरकार में आएंगे और आप केस को रीओपन करेंगे, मैं ये भी देखूंगा। मैं आप ही की बात पर लगाऊं, आपने जो कह दिया मैंने मान लिया। अजीत जी, भाई परवेज भाई ने साफ कह दिया है कि अगर आप लोगों ने सही तरीके से जांच नहीं कराई, घटना तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो आएंगे 2 साल बाद और केस रीओपन करेंगे। तैयार हैं? अतुल जी, मेरे मित्र को यह जानकारी शायद नहीं होगा कि भागलपुर दंगा के समय जितने भी अपराधी उस दंगा में संलिप्त थे, कांग्रेस और इनकी शासन ने सारे दंगाइयों को बरी कर दिया था। और एनडीए सरकार जब बिहार में आई, हमने सारे केस को ओपन किया और जो अपराधी थे, जो मुजरिम थे, जो दोषी थे, मैंने फिर से उनको कानून के शिकंजे में लाया। इनको मालूम है कब लाए? तारीख भी बताइए। नहीं, कब आए होंगे? उनको दोबारा कन्विक्ट किया गया, जेल भेजा, कब भेजा और किन लोगों को भेजा? आप बात करते हैं, ऐसे बात नहीं कीजिए प्लीज। जब आप बात कर रहे हैं तो बताइए। मैंने 15 दिसंबर 2024 को उन लोगों, फलाने लोगों पर रीओपन करा कर उनको जेल भिजवाया। आप ऐसा बोलिए। आप जात पात, जाति धर्म के हिसाब से राजनीति करने वाले लोग नहीं, आपने, मैंने नाम पूछा, आपने बोला जात पात हो गया। अतुल जी, इन्होंने भेजा है तो इन्होंने कब भेजा होगा उसका तारीख बता दे, और किन लोगों को भेजा होगा उसका नाम बता दे। तो भागलपुर दंगा का इतिहास, आप अभियुक्त का नाम बताए ना, कितने लोगों को भेजा है ना।
कितने लोगों को भेजा होगा वो भी बता दीजिए, कब भेजा वो बताइए, किन लोगों को भेजा वो बताइए, मैं बताऊंगा आपको। देखिए अब हमारी सरकार आने दीजिए, मैं आपका काला चिट्ठा खोलूंगा और मैं सारे लोगों को जेल भेजूंगा। अच्छा तो और मैं नाम बता के बैठूंगा आपको किसको किसको भेजा और कब कब भेजा है। आप इंतजार करिए, आपके 15 वर्षों के दंश को बिहार के लोगों ने भूला नहीं है। आप तो अब एक तरफ आपके नेता A to Z की बात करते हैं और आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो। आप तो पहले आपके अध्यक्ष ने कब बोला है, आपका लाइन क्या है? अध्यक्ष ने कब बोला है? देखिए मैं अनर्गल बात नहीं करता हूं। अध्यक्ष ने बहरहाल माफी चाहूंगा सर, मेरे पास अब और आगे चर्चा करने के लिए समय नहीं है, लेकिन वो चाहे 90 दिन की बात हो, 2 साल की बात हो, भागलपुर की तारीख की बात हो, या फिर नाम की बात हो, या फिर ये कहना कि मैं आऊंगा तो फिर आपको जेल भेजूंगा, ये बातें तो ठीक है, लेकिन अगर ये जमीन पर धरातल पर उतरे तो समझ में आए। क्योंकि चाहे वो किसी और की सरकार रही हो 15 साल या 20 साल पहले, या वर्तमान में जिसकी सरकार है, अगर दोनों पर ही सवाल है और दोनों का जवाब कमोबेश एक है, तो लगता है कि बदलाव बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन बिहार में बदलाव की जरूरत है, वो राजनीतिक तौर पर हो, वो सामाजिक तौर पर हो, वो जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है या घटनाएं हो रही हो उसके तौर पर हो, उन सारी चीजों का विश्लेषण होना चाहिए। सभी पार्टियां राजनीति इसीलिए करती हैं क्योंकि जनता की ज्यादा से ज्यादा वो सेवा करना चाहती हैं, लेकिन जो विपक्ष में रह जाता है उसको लगता है कि कम हो गई सेवा, जब तक सत्ता में नहीं आएंगे सेवा करने का मौका ज्यादा नहीं मिलेगा। शुभकामना सबको है, लेकिन जो सत्ता में आए जिम्मेदारी निभाए। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका, बहुत शुक्रिया परवेज भाई आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से बिहार में ना सिर्फ एक तरफ कैबिनेट का फैसला, ऊपर से क्राइम, और इन दोनों को मिलाकर राजनीति है जिसमें कई सवाल है लेकिन जवाब नहीं है। नमस्कार।